मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन मुझसे केवल 3 कक्षा ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन उनके मुताबिक तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी एक कक्षा में उन्हें 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो, उस पर मकान कैसे बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मुझे डांटने और मेरी निगरानी करने का जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी तरह पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब बिना रुके बस बोलते जाते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और 1 नंबर भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, ऐसा होता तो सभी अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं जाके यह आती है, तुम कितने बेवकूफ़ हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो न मुझे रोज़। अगर नहीं देखते, जो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता। हमेशा पढ़ता रहा हूँ, उस पर भी एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर एक ही कक्षा में पढ़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो इससे अच्छा है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाधी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था मेरे पास। अपराध तो मैंने किया मानता हूँ, पर लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख-फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और एक बार फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और ताने खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। फिर सालाना इम्तहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए।
मैं पास हो गया और कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आधे हाथों लूं और कहूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और कक्षा में अव्वल भी आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, क्योंकि कुछ दिन तक भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था कि अगर इस बार उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते ही कक्षा में अव्वल आ गया। जवाब में यह हैकरी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब को शायद कुछ अंदाजा हो गया था, और एक दिन जब मैं सुबह का समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो उन्होंने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। बोले, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। आदमी जो कुकर्म चाहे करें, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में क्या हुआ ये सबको पता है। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी गुजरे है, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम और चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ये लोग एक ही नाम रखते हैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अब अज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लट के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। अब उनसे कोई पूछे, इसे पढ़ने से फ़ायदा क्या है? अब वह दुगना नहीं चौगुन हो जाए, या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। ये तो समय की किफ़ायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं,
आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन बड़ों को कौन समझाए? मेरे दर्जे में आओगे लाला, तो ये सारे पाप बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसलिए मेरा कहना मानिए। मैं चाहे फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो तो जिंदगी में कभी नहीं पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने कक्षा की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और कक्षा में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की थी, पर न जाने कैसे कक्षा में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं, तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी नरमी का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ। अब सारा समय पतंगबाजी ही की भेंट होता था, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोई उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बनतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्रभाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकॉय के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे।
मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिन में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा कि तुम्हें बिना पढ़े ही पास करते गए, तो शायद अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझमें और जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल और डी.लिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कोई कक्षा पास नहीं की और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की किताबें पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा अनुभव है और रहेगा। दैव न करें, आज मैं बीमार हो आऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक उड़ा कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, विदेश के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बुई माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्च करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। अगर तुम यूं न मानोगे तो थप्पड़ दिखाकर मैंने कहा इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे तन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और प्यार से कहने लगे, मैं पतंगे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।